इस वीडियो को देखने से पहले आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए वो स्माइल कि हम लोगों ने जो है अपने सोल्यूशन चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। हाँ, अगर तुम अगर पहला ही वीडियो ये देखने चले आओ तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जाओ बाकी सोल्यूशन चैप्टर का जो बाकी कंटेंट है उसको कंप्लीट करो। तो सोल्यूशन चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा रिकॉल तो नहीं करवाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, बट इतना बता दे रहा हूँ कि सोल्यूशन चैप्टर में मैंने ये बताया था कि हमको 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़ने हैं। एक पढ़ना था गैस इन लिक्विड, जो कि पढ़ चुके बहुत डिटेल में। एक पढ़ना था लिक्विड इन लिक्विड, वो भी पढ़ चुके बहुत डिटेल में, राउल्स लॉ वगैरह सब उसी का पार्ट था अभी तक जो भी पढ़ा। आइडिया सोल्यूशन, नॉन आइडिया सोल्यूशन, सब उसी का पार्ट था। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसे ही भाई यहाँ पर एक टॉपिक आया, क्या लास्ट टॉपिक, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर भी याद रखना, यहाँ पर हम हर टाइप का सॉलिड नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही सॉलिड पढ़ेंगे जो नॉन वोलाटाइल होंगे। यानी कि कौन से सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स। नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स जैसे क्या हो जाएगा आपका, नमक हो जाएगा यानी कि सॉल्ट, शुगर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। वोलाटाइल भी जानना चाहते हो तो वो भी बता दे रहा हूँ, बट वो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका सोल्यूशन में पढ़ना ही नहीं है वोलाटाइल। लेकिन फिर भी बता दें आपको, जैसे कि कैम्फर। देखो कैम्फर सॉलिड होता है, लेकिन इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अगर इसको हम ओपनली रख दें तो ये धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा। तो फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट जो मेरा है वो ये है कि सॉलिड इन लिक्विड जो सोल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ना चालू करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आएगा उसको हम नाम देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उसके पीछे की भी पूरी कहानी है, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे सब लिंक्ड है आपस में। तो पहले समझ लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टीज कह दीजिए उसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई लेना देना ना हो। सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन जिनका सोल्यूशन में सल्यूट का जो नेचर है, सल्यूट का जो स्वभाव है उससे कोई लेना देना ना हो, बल्कि सिर्फ इस बात से लेना देना हो कि सल्यूट का अमाउंट कितना है। ये बिल्कुल वैसे है ना कि जैसे किताबों में नहीं होता है, किताबें कक्षा 6 7 8 में हम लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, मैथ्स में तो क्वेश्चन रहा होगा कि हाँ, अगर 4 आदमी एक काम को इतने दिन में कर रहे हैं तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वहां पर आप देखो 4 आदमी इतने कर रहे हैं तो 12 आदमी कितने करेंगे। वहां पर हम सिर्फ अमाउंट को डील कर रहे हैं। क्या क्वालिटी ऑफ मैन के बारे में वहां बात की गई? भाई क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना। अगर रियल लाइफ में तुम उतरोगे तो कौन सा आदमी किस क्वालिटी के साथ काम कर रहा है, अलग अलग आदमी की अलग अलग क्वालिटी है, उस सबसे उस काम को जल्दी या तेज कर सकता था, लेकिन उस चीज़ को हमने अवॉइड करा। बिल्कुल यही चीज़ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में, कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, अभी अभी तो आपको हवा वही लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी, अभी समझ में आ जाएगा सब। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं सोल्यूशन की जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि सॉल्यूशन में क्या मिलाया गया, सॉल्यूट के तौर पर क्या मिलाया गया, बल्कि इस बात से मतलब होता है कि कितना मिलाया गया। बस यही बताओ अमाउंट कितना मिलाया। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which only depends on amount of solute and independent of नेचर ऑफ सल्यूट। कौन सा सल्यूट मिलाया, उसका क्या नेचर था, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अमाउंट से लेना देना है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे यार, कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो सब समझाएंगे आपको। पहले सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आई, लाइन से लिखे दे रहा हूँ नाम आपको, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं,
और सबका बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस करवाऊंगा मैं। जैसे चलो ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम भी धीरे धीरे करके लिखेंगे। पहले यहाँ पे एक फिगर बना के समझते हैं चीज़ों को। आ, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने बना दिया आपके सामने एक कंटेनर। ठीक है, ठीक है, ये बना दिया एक कंटेनर। अब क्या होना है, इसमें बना देते हैं कुछ लिक्विड। ये देखो, इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है भाई, इसको हमने नाम दे दिया, ये है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, ये इसको मैंने नाम दे दिया। और सही बात है, खाली लिक्विड दिख रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब हमने क्या किया, हमने कुछ देर बाद इसमें एक सॉलिड मिला दिया, तो सॉलिड गया अंदर। अच्छा, अंदर जाने के साथ साथ कुछ हिस्सा सॉलिड का कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। एक काम करते हैं, इसके लिए हम अलग से फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फटाक से इतने को करते हैं कॉपी, और उठा के, एक मिनट, हाँ यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे कुछ सॉलिड। ठीक है, इसको बनाएंगे सोल्यूशन। तो ये देखो, सॉलिड मैंने इसमें मिलाया, और इसके साथ साथ कुछ हिस्सा सॉलिड का एकदम टॉप सरफेस पे भी रहेगा। ध्यान से समझते रहना, अभी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आओ, एक ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन। और ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। आइए इनमें कंपैरिजन करते हैं। मान लिया दोनों का जो टेम्परेचर है वो है टी, इसका भी टेम्परेचर टी और इसका भी टेम्परेचर टी। चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हर एक जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, वो क्या कर रहा है, इवेपरेट हो रहा होगा। तो इवेपरेट होने की वजह से कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हमने इस प्रेशर को कह दिया पी नॉट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वही सेम टेम्परेचर यहाँ पर भी टी है, सारी कंडीशन सेम है, सेम लिक्विड है। यहाँ पर भी लिक्विड के सरफेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। लेकिन क्या ये प्रेशर पी नॉट होगा, सोचो आराम से, क्या ये प्रेशर पी नॉट होगा? तो इसका जवाब है, ये प्रेशर पी नॉट नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो, आप टॉप सरफेस को अच्छे से एनालाइज करो, ध्यान से देखो। तो पिछले में जो टॉप सरफेस था लिक्विड का, वो पूरी तरीके से फ्री था। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे, सब के सब इवेपोरेट हो रहे थे धीरे धीरे। और जब इवेपोरेट होंगे सब के सब, तो ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जबकि सॉल्यूशन में अगर तुम ध्यान दो, तो जो लिक्विड का सरफेस है, वो स्लाइटली ऑक्यूपाइड है किससे, सॉल्यूट से। अब तुम कह सकते हो सकता है सॉल्यूट भी तो इवेपोरेट हो जाए। नहीं भैया, वो सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहां पकड़ो, यहां इस बात को पकड़ो। इसमें छिपा हुआ जवाब, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। नॉन वोलाटाइल है भैया, वो इवेपोरेट नहीं होगा। वोलाटाइल होता तब हो सकता था ना, इसलिए तो मैंने कहा ना कि हम जो भी पढ़ेंगे वो वोलाटाइल के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम सारी चीजें नॉन वोलाटाइल के लिए पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर सॉलिड हमारा जो ऊपर टॉप सरफेस पे है वो नॉन वोलाटाइल है, तो वो तो स्केप होगा नहीं। और ऊपर से वो जो लिक्विड का सरफेस है उसको कवर भी करके रखा है। तो अगर इसमें हजार, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें 1000 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होंगे, तो इसमें टॉप सरफेस ऑक्यूपाइड होने की वजह से केवल 500 ही होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है, उसको हमने क्या कह दिया भाई, पी कह दिया। पी कह दिया, ऐसे लिखते हैं पी। ये कितना हो गया, पी। कहानी समझ में आ गई ना भाई? अच्छा, ये भी सोचो कि वेपर प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगेगा, ये वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या ये वाला ज़्यादा होगा? तो इसका जवाब भी तुम्हें पता है कि पहले में सारे लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल फ्री थे, तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे, यहाँ वाला कम कर पाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला, नॉन वोलाटाइल सॉलिड जब हमने मिला दिया है, उसके बाद जो सोल्यूशन बना है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई, जल्दी से अभी सारी चीज़ें समझा दूंगा बहुत बढ़िया से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलो एक छोटी सी कंपैरिजन और करते हैं। किस अगर इसको मैं नाम दे दूं ए, प्योर सॉल्वेंट को नाम दे दिया ए, और इसको नाम दे दिया बी। आराम से पॉज करो वीडियो, और अच्छे से सोच के मुझे बताओ, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सोचो आराम से, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो देखो भाई,
क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर जो ए वाला है, ए वाला माल मतलब ए वाला सॉल्वेंट, इसमें जो है ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, तो ये वेपर प्रेशर जल्दी 1 एटीएम को बीट करेगा। भाई ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है तो जल्दी से जल्दी ये 1 एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगा, और जब जल्दी से 1 एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगा तो जल्दी से बॉईल हो जाएगा। जबकि यहां पर वेपर प्रेशर क्या है, कम है, इस वाले में वेपर प्रेशर कम है, तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके 1 एटीएम ऊपर से लगने वाले 1 एटीएम को हरा पाएगा, जिसकी वजह से यहां पर बॉइलिंग लेट में होगी। ठीक है, तो इसमें नीचे वाले में बॉइलिंग लेट हो रही है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग जल्दी हो नहीं रही तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब ज्यादा दोगे तभी तो बॉईल हो, तभी तो प्रेशर हाई होगा ना, वेपर प्रेशर, और तभी ये बॉईल होगा। यानी कि बी के केस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मतलब अगर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर 100 से ज्यादा होगा। एक और बात, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बोलने में तो लग रहा है मेरे नहीं 100 है तो 200 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा ही अंतर आएगा। और ये चीज़ हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, पता है, जब मैगी वैगी बनाते हैं या कुछ भी उबालना होता है तो हम नमक डालते हैं उसमें। तो नमक इसीलिए डाला जाता है उसमें, क्योंकि नमक डालने से होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो जो हमारा लिक्विड है वो ज़्यादा गर्म हो पाता है। चलो उसकी बात अभी बाद में करेंगे। तो ये दो बातें आपको समझ में आई। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो डिफरेंस आएगा उसको हम कॉन्सेप्ट से ना समझ के रिलेटिवली समझ लेंगे। जैसे फ्री अगर बॉइलिंग पॉइंट की कहानी समझ में आ जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट वाली कहानी उसकी इनवर्स हो जानी चाहिए, बस बात खत्म। चलो ये सब बातें हो गई, और अभी एक लास्ट बात बची है तो उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं क्या करके। जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि तुम देख चुके हो कि सॉल्वेंट के केस में जितना भी वेपर प्रेशर था, जब वही चीज सोल्यूशन बनी तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई, रिलेटिवली कमी आ गई, तो इसीलिए इसका नाम क्या बना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के दौरान बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, घटा है कि बढ़ा है? ऑब्वियस सी बात है, बी में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी का उल्टा फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो ऑस्मोटिक एक प्रेशर लगता है जिसके वजह से ऑस्मोसिस होती है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे लेकिन इसी के टॉपिक में, अभी के लिए इसको लेट इट गो करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और इन चारों की खासियत क्या है, भूल ना जाना इन सब की खासियत। इन चारों की खासियत ये है, क्या है कि इन सब पे बताता हूँ क्या खासियत है इन सब की। इन चारों की खासियत ये है कि इनको इनको क्या मिलाया, इनको नेचर से कोई लेना देना नहीं है, नेचर ऑफ सल्यूट से कोई मतलब नहीं, बल्कि मतलब है तो किससे, अमाउंट ऑफ सल्यूट से, अमाउंट ऑफ सल्यूट से। मतलब हमने पानी में ए मिलाया, या पानी में मतलब पानी में कोई कंपाउंड एक्स मिलाया, या कंपाउंड में पानी में कोई कंपाउंड वाई मिलाया, उससे इनको नहीं मतलब है। मतलब बस खाली इतना है कि कितना मिलाया। अगर तुमने एक्स का भी 5 मोल मिलाया और वाई का भी 5 मोल मिलाया तो रिजल्ट सेम आएगा, ये कहने का मतलब है। यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम सॉलिड मिला रहे हो लिक्विड में, ठीक है, और वो भी कौन सा सॉलिड मिला रहे हो, यस, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो ये हो गया आपका बेसिक मौसम बेसिक्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, पहली हेडिंग डाल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक मिनट, हाँ भाई, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो जैसा कि अभी मैंने फिगर से आपको दिखाया,
जल्दी जल्दी बना देते हैं फिर से एक ही रंग से। नेट, पेन बदल लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, एक कंटेनर लिया, ठीक है, 2 बार लिया, इसी सेम कंटेनर को मैंने 2 बार बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक में मैंने प्योर सॉल्वेंट बना दिया, ठीक है, और एक में मैंने प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सॉलिड सोल्यूट भी बना दिया, ये टॉप सरफेस पे। अंदर तो है ही, टॉप सरफेस भी है। तो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि इसमें जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा पी नॉट, अगर तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो थोड़ा सा कम लगेगा, जिसको हम पी कहते हैं। यहाँ पर पी नॉट को हम क्या कहेंगे भाई, वेपर। देखो जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, सही कहा ना। जबकि पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक नया टर्म हम बनाए दे रहे हैं, डेल्टा पी। हाँ, यहाँ से आराम से पढ़ेंगे, डेल्टा पी, ये एक नया टर्म बना दिया। तो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी डिफरेंस बता रहा है किसके किसके बीच का, जो पहले प्रेशर था पी नॉट, और जो अभी प्रेशर हो गया है सोल्यूशन का पी। तो पी नॉट माइनस पी को हमने क्या कह दिया, डेल्टा पी, ये हो गया। और अब अगर तुम देखोगे तो डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी, तो डेल्टा पी मतलब क्या हुआ, जरा डेल्टा पी को एक नाम दो। रिलेटिव, इसको बोलेंगे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी को अगर हमें एक नाम देना होगा, एक मिनट, थोड़ा प्यार से नाम देते हैं इसको। इसको नाम क्या देंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये यही तो बता रहा है ना कि कितनी प्रेशर में कमी आई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ, तो यहाँ पर डेल्टा पी क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डेल्टा पी अपॉन पी क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने पी नॉट से डिवाइड कर दिया, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्रेशर की पहले प्योर सॉल्वेंट की, उससे डिवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोअरिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आई है वो बता रहे हैं किसके कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसके कंपेरिजन में, उसके रिलेटिव में बता रहे हैं। तो ओरिजिनल जो वैल्यू थी पहले से उससे रिलेट करके डिवाइड करके बता रहे हैं। ऐसा हम लोग एरर एनालिसिस में भी देख चुके हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये वैल्यू सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू सीधे सीधे बराबर हो जाएगी अमाउंट ऑफ सल्यूट के। किसके बराबर हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट को बताने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स बी। क्या लिख दिया मैंने, एक्स बी। एक्स बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन इधर नहीं साइड लिखते थोड़ा, एक्स बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड नॉन वोलाटाइल सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, राइट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो ये फॉर्मूला हो गया, और क्या, थोड़ा और इसको अगर इलेबोरेट करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी की जगह कितना हो सकता है, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स पी, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, पी नॉट अपॉन पी नॉट, खेलते जाओ, माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। पी नॉट से पी नॉट कट गया, 1 - पी। देखो करते जा रहे हैं हम, मालूम नहीं क्या हो रहा है। अच्छा एक और बात बताओ, मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर 1 को तो 1 लिखा रहने दिया, और ये वैल्यू को उठाकर लेफ्ट साइड लिए आ रहे हैं, ठीक है, और ये निगेटिव वाली वैल्यू को राइट साइड ले आ रहे हैं। तो पी अपॉन पी नॉट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें हम बेसिकली उन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो। और डाइल्यूटेड जब कोई सोल्यूशन होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट के से कंपेयर किया जाए तो जो सल्यूट का अमाउंट होगा वो बहुत कम रहेगा। और ऐसी सारी सिचुएशन में जो एडिशन होगा सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल और सल्यूट के नंबर ऑफ मोल का, वो हम कह सकते हैं कि उसमें सल्यूट का नंबर ऑफ मोल इतना कम है कि उसके एडिशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - NB/Na। तो ये आ गया P अपॉन पी नॉट, ठीक है। तो बस
ऐसा ही कुछ है। इतना आप अगर ध्यान दे जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं इसमें? वन माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर पी अपॉन पी नॉट। ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी के साथ चलाएगा एम ए, और एम बी के साथ चलाएगा डब्ल्यू ए। ये कैसे हुआ? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला ऐसे। तो ऐसे करके हो गया पी अपॉन पी नॉट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला बना सकते हो पूरा, बन गया। दोबारा से चाहो तो इसको वैसे ही एडजस्ट कर दो। क्या हो जाएगा भाई? वन माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए। देखो डब्ल्यू बी के साथ एम ए और एम बी के साथ डब्ल्यू ए, बहुत सिंपल सा तरीका है। और क्या करेंगे भाई? इसको फिर से वही कर लेंगे, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। इसको करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, पर वही बात है, अगर गलत रास्तों पर चला आया हूँ तो क्या करूँ? जान दे दूँ? नहीं दूंगा। और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बस कोई भी एक इनमें से जितना मैंने लिखा है ना इतनी देर में, तुम्हें अगर कोई भी एक लाइन याद रहेगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछते हो कौन सी लाइन याद होनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा सबसे सही रहेगा आपके लिए अगर आपको ये सबसे लास्ट वाली लाइन याद हो, या तो और मैं करे दे रहा हूँ ये एक ही, ये ध्यान रख लेना। अब देखो इसी इसी से ये बन जाएगा, तो एक ये याद कर लेना, ये वाला। ठीक है। पी नॉट माइनस पी होता है क्योंकि पी नॉट की वैल्यू बड़ी होती है। और एक क्या याद कर लेना भाई, इस पर कुछ और सिंबल बना देता हूँ। एक ये याद कर लेना, और क्या याद करना है भाई को? एक भाई को ये याद करना है। ठीक है। और भाई को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये ही ये है, मतलब ये यही नहीं पता रहेगा तो कैसे जान पाओगे कि डेल्टा ये पी नॉट माइनस पी की जगह लिखना क्या है? तो तीन बातें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। फॉर्मूला याद कैसे होगा? पी नॉट माइनस पी, बोलिए मेरे साथ, पी नॉट माइनस पी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर डिवाइडेड बाई प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, अब आगे सुनो मेरे साथ, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और डिवाइड में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू क्या हो भाई? देखो फिर से ऊपर क्या रहेगा? डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और नीचे क्या हो जाएगा? एम बी इंटू डब्ल्यू ए। खत्म, हो गया। अब क्या करते हैं, इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर सारी कहानी हमारी बर्बाद रहेगी। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। आइए प्यार से इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको लगाते हैं। ठीक है। अच्छे से आराम से ही हो जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो बातें बताया है मैंने उसको ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते हैं। तुम पढ़ लो पहले, फिर मैं पढ़ता हूँ। पढ़ लिया होगा। तो क्या लिखा हुआ है? अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देखो जैसा बताया था वही हुआ। सोल्यूट क्या है वो बताया ही नहीं गया, सीधे बता दिया गया कि कितना अमाउंट है, और ज़रूरत भी नहीं है। क्या नेचर है, मत ज़रूरत ही नहीं है। तो 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 10 ग्राम। तो ये मैंने बी वाला कॉन्सेप्ट डिसाइड कर लिया था कितना काम आ रहा है। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यू ए कितना हो गया? 200 ग्राम। ठीक है। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ एच जी एट 308 केल्विन। ये तो कंडीशन को फिक्स कर रहा है। बाकी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? मिलाने के बाद देखो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को जब पानी में मिलाया है, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 31.84। चिड़िया कौवा सब बोल रहे हैं भाई, खोपड़ी पे ही। mm। ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट, मतलब एम बी निकालना है अपने को। एम बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एम ए कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो वाटर है भैया, सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है, वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, और पहले ही बढ़ चुके। और क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब पी नॉट दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 32 mm ऑफ मरकरी। बस बिछा दो फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट
इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और जब नीचे एम बी तब डब्ल्यू ए। अब बस एम बी के लिए पूरा फॉर्मूला बना लो, तो पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इन, एम बी निकालना है ना, ठीक है, तो एम बी अगर निकालना है तो एम बी को इधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ। तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एम बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी की वैल्यू बताइए कितनी है भैया, 18 कितना ग्राम है, 10 ग्राम। 10 मोलर मास ऑफ एम ए सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है, 18। पी नॉट कितना है, 32। अब ये वाला जो नीचे वाला 32 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 10 इंटू 18 इंटू नीचे का 32 चला गया ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, 32 माइनस 31.84, तो 0.16 आ जाएगा इंटू 200। नीचे डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो ऊपर भी कितनी बढ़ेंगे, 0 2 0। इन 2 0 से नीचे का 2 0 कट गया। 16 दूना 32, ठीक है, 18 दूना 36 और 10 360 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाल लिया। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अपना मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब इस सवाल का एक कंटेक्स्ट समझाता हूं कि क्या था ये सवाल, क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, कंटेक्स्ट भी समझा दे रहा हूं। इस सवाल में कहानी ये थी कि आपको कुछ सॉल्यूशन बनाया गया है, एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट का 10 ग्राम लेके, वाटर 200 ग्राम लिया गया है, और जो भी हुआ उसका वेपर प्रेशर 31.84 आ गया। देखो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी वैल्यूज़ में। तो ऐसे में हमें ये बताना था कि जो सल्यूट मिलाया गया उसका मोलर मास क्या होगा। मतलब नेचर पता तो नहीं है हमें और नेचर पे डिपेंडेंसी भी नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये तो देख लो कि जो भी सल्यूट था उसका मोलर मास था कितना, तो वो निकाल लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हो गया। चेक कर लेता हूँ आंसर, ज़्यादा ही जल्दी कर दिया क्या हम। एक सौ अस्सी आ रहा है यार, कोई दो का गलती हुआ है क्या। हाँ देखो ये दो और ये दो छूट गया है, इन दोनों को भी करना है। ठीक है सही है, 180 आएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को दोबारा लिख देते हैं। हाँ तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो एम बी है 10 इंटू 18, नीचे वाला 32 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और नीचे 32 में से 31.84 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.16 इंटू 200। डेसिमल हटा, 2 जीरो बढ़ गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 16 दूना 32, 2 से 2 कट गया। 18 इंटू 10 कितना आ जाएगा भाई, 180 ग्राम, 180 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपका मोलर मास। ये मैं एक बार और लगाया था अभी मैंने, लेकिन उसमें एक दो छूट गया था तो आंसर 360 आया था, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरीके से भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी मैंने भी आपको समझा दिया था, लेकिन फिर से मैं बना के एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया 2 कंटेनर। ठीक है, और इसमें मैंने भर लिया एक लिक्विड। ये देखो ये है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इधर भी क्या है, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन इधर वाले प्योर सॉल्वेंट में मैंने मिला दिया सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जब हम हीट दे रहे थे तो यहाँ पर टी नॉट टेम्परेचर था। टी नॉट टेम्परेचर पे ही जो इसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम हो गया होगा। टी नॉट टेम्परेचर पे, टी बी नॉट कहो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो टी बी मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट और नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट की सिचुएशन में जो इसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम हो गया, जैसे ही हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया भाई, टी बी नॉट तक बढ़ाया। लेकिन जैसे ही हमने इसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिला दिए, अब जाहिर सी बात है यार वेपर प्रेशर बनना कम हो गया। ये तो अभी अभी पढ़ के आया हो ना कि रिलेटिवली वेपर प्रेशर यहाँ कम बन रहा है। तो 1 एटीएम प्रेशर इधर पहुंचाने में
तुम्हें टीबी नॉट टेम्परेचर नहीं लगेगा, बल्कि उससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तब ये 180 पहुंचेगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है तुम्हारे सोल्यूशन का, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हमने टीबी नॉट ना कहकर क्या कह दिया, टीबी। फटाक से लिख देते हैं यहाँ पर टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जैसे पिछले केस में क्लियर था कि जो हमारा पी नॉट होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वो हमेशा ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से। इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा क्लियर है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि सल्यूट के मिलाने से, नॉन वोलेटाइल सल्यूट के मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आई, और उस वेपर प्रेशर को 1 एटीएम तक पहुंचाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो बॉयल होगा लिक्विड, तब बॉयल होना शुरू होगा। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है। हम लोग जब भी कभी प्याज वगैरह कुछ कुछ भी है मैगी वैगी बनाते हो, तो उसमें थोड़ा नमक डालते हैं हम लोग, ताकि पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा था, जैसे हम उसमें नमक डाल देंगे, जैसे उसमें हम नमक डाल देंगे, तो नमक के डालते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो 100 पे ना बॉईल होगा, 102 या 103 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, और पानी कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा देर तक ज़्यादा गर्म हो पाएगा। पहले वो 100 पे ही उड़ जाता था, 100 तक की गर्मी, उसका टेम्परेचर जैसे ही 100 पहुंचा वो इवेपोरेट होने लगा। अब क्या होगा, वो 102 डिग्री सेल्सियस तक पानी रुका रहेगा तुम्हारे कढ़ाई में या बर्तन में, तो ज़्यादा गर्मी पहुंचा पाएगा। इसलिए अगर एक एक दो पानी ले लें, एक में गरम, एक में थोड़ा नमक मिला दें, एक में नमक ना मिलाएं, और दोनों को किसी इंसान के ऊपर फेंकें, तो जिसमें नमक मिलाया उससे इंसान ज़्यादा जल जाएगा, इसलिए क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, तो वो पानी भी ज़्यादा गर्म हो पाएगा अब। ठीक है, और जितना ज़्यादा नमक मिलाओगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो टी बी इज़ ग्रेटर दैन टी बी माइनस टी बी नॉट। अब यहाँ पर अगर हम टी बी बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू घटा दिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम नाम दे देंगे डेल्टा टी बी। इसका क्या नाम हो जाएगा भाई, इसका हम एक टर्म टर्म वाला नाम क्या हो जाएगा, इसका टर्म वाला नाम हो जाएगा एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमाउंट ऑफ सल्यूट के। तो यहाँ पर चाहो तो आप मोल फ्रैक्शन ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ऑफ सल्यूट लेने के लिए कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले सकते हो, और सब एक दूसरे में एडजस्ट भी हो जाती हैं। बस कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा। इस बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा होगी। इसके लिए आपको कांस्टेंट का समझ होना चाहिए, कांस्टेंट आता कैसे है। तो जब न्यूटन ने पहला फॉर्मूला दिया था एफ इक्वल टू एम ए, तो उस समय उन्होंने उस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 कंसीडर किया था। उसी की वजह से आगे चल के ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में जी की वैल्यू कुछ और है और सब जगह वैल्यूज और है। तो कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है वो रिलेटिव होती हैं, कि हम कौन सी चीज़ें लेके चल रहे हैं। समझाऊंगा कभी इसके बारे में बाद में। अभी ये जानो कि जो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये अमाउंट ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसको हम कहेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, स्मॉल एम मोलैलिटी, यहाँ पर स्मॉल एम क्या है। अब मोलैलिटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरा उसमें सोल्यूशन का पूरा आ जाएगा, सल्यूट प्लस सल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट सॉल्वेंट पूरा आ जाएगा। तो एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, पिछले फॉर्मूले में याद रखना कोई कांस्टेंट नहीं आया था, वैल्यू डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गई थी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का सीन चल रहा है इसलिए इसको मैंने बी लिख दिया, तो ये हो गया। ये देखो, तो याद रखना मोलैलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोलैलिटी सोल्यूशन की जितनी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा नॉन वोलेटाइल सल्यूट के मिलाने पे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें याद रखना जो ये के बी है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम वगैरह याद रखिएगा। इस के बी को क्या क्या कहेंगे, पहला तो इसका नाम हो जाएगा मोलल, क्योंकि मोलैलिटी यूज़ की गई है ना, मोलैलिटी, तो क्या हो जाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा इसका नाम, एक इसका नाम हो जाएगा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दो नाम इसके याद रखने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, इसमें भी हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन कम से कम।
कि बिना क्वेश्चन किए तो दिमाग नहीं खोल। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका पहले फॉर्मूला तो डिराइव कर लेना अच्छे से। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। क्या हो जाएगा भाई? के बी स्मॉल एम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर एम एल में लेते हैं तो इंटू 1000 करेंगे। तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे वो किसका लेंगे? सोल्यूट का, तो एन बी लिख दिया। वॉल्यूम किसका लेंगे? वॉल्यूम वॉल्यूम कहाँ लिख दिया यार, पागल हो गया हूँ मेरे को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलैलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू ए लगा दिया। और अगर किलोग्राम में नहीं ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? के बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे कितना लिखा हुआ है? डब्ल्यू ए। कुछ नहीं डिवाइड में, तो 1 लगा लो। 1 लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1 नहीं लगाओगे तो आपका पूरा फ्रैक्शन डिस्टर्ब होगा उससे। अब देखिए क्या होगा, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर और ये वाली वैल्यू यहाँ पे। तो वैल्यू आ जाएगी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये क्या आ गया? डेल्टा टी बी। तो फिर इसी को और हम क्या बोल सकते हैं? टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी। पिछली बार एम ए आता था, इसमें एम ए नहीं आएगा। 1000 आ जाएगा एम ए की जगह, बाकी नीचे वही रहेगा एम बी इंटू डब्ल्यू। तो याद रखना आसान है, लेकिन तब जब सवाल लगाया हो। देखो अभी भी जो पिछला फॉर्मूला पढ़ के आए हो, पिछला फॉर्मूला जो पढ़ के आए हो बेटा, और जो ये फॉर्मूला है, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन उसमें क्या होता था? डब्ल्यू बी इंटू एम ए। इसमें एम ए का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहानी, ठीक। तो आइए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आगे जो है इसको लगाना शुरू करता हूँ, ठीक है। पॉज करके पढ़ लो। चलो अब मैं पढ़ता हूँ, देखना। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी डब्ल्यू बी। सीधे सीधे देखो, बिना टाइम बर्बाद किए जो जो डेटा आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना। तो गिवन मास ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है? 18 ग्राम। फिर आगे ही बोला है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है? ये मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। अगर ना देता तो हम लोग निकालते, C6H12O6 से कैलकुलेट करते। इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो सॉरी, ये डब्ल्यू ए नहीं है, ये एम बी है। ये हो गया हमारा सल्यूट का गिवन मास, ये हो गया सल्यूट का मोलर मास, ठीक है। अब कहा जा रहा है इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी डब्ल्यू ए 1 kg है। ग्राम में बोले तो 1000 ग्राम। फॉर्मूला पूरा ग्राम में बनाया है, इसलिए इसको भी ग्राम में कर लिया। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन बॉयल? टी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैसे खाली पानी तो हमें पता है ना कितने पे बॉईल होता है। खाली पानी जो होता है हमारा, वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। या फिर इसी को बोले तो 373.15 केल्विन। सारे सवाल आप केल्विन में लगाना, कभी भी कोई भी सवाल हो आपका हमेशा केल्विन में लगना चाहिए, ठीक है। तो टीबी नॉट दे रखा है, टीबी पूछा है। चलिए लगाते हैं। टीबी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट है? वाटर में ही तो डिजॉल्व किया गया है ना भाई। चलो शुरू करते हैं। तो हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू, हाँ क्या था भाई? डब्ल्यू बी। सबसे पहले था के बी। के बी इंटू डब्ल्यू बी। ध्यान से सुनते रहना। अब यहाँ पर हम एम ए नहीं लगाएंगे, सीधे लगा देंगे 1000। और नीचे क्या करेंगे? एम बी के साथ लगा देंगे डब्ल्यू ए। देख रहे हो कैसे पैटर्न याद है? अब टी बी तो इधर रहेगा, टी बी नॉट उधर चला जाएगा। अच्छा, इस सवाल में के बी की वैल्यू भी दे रखी होगी। मैं के बी की वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ कितनी है। ऐसा होगा ही नहीं कि कभी ये क्वेश्चन विदाउट के बी आ जाए, ठीक है। के बी आपको दिया ही रहेगा। तो के बी फॉर वाटर है, के बी फॉर वाटर कितना है भाई? चुप 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 चुप, कितना है, कितना है, कितना है? 0.52, 0.52 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये है। आइए तो वैल्यू यूज़ करते हैं। 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा? कितना दिया है भाई? गिवन मास 18 ग्राम इंटू 1000। बस कुछ ही देर की बात और है, फिर ख़त्म हो जाएगा।
एम बी कितना दे रखा है 180, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 1000। इससे ये कट गया, ये इससे 10 बार में कट गया, तो टी बी कितना आ जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस टी बी नॉट था ये इधर राइट साइड में आएगा तो प्लस टी बी नॉट हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल पहले यहाँ था, अब एक डिजिट और खिसक जाएगा, तो 0.052 प्लस 373.15 जोड़ दीजिए इसको, तो 373 कैसे जोड़ेगा भाई, इसका एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 और 0 हो जाएगा 2, 5 और 5 हो जाएगा 10, और 1 और 1 हो जाएगा 2, और बाकी 373, तो 373 लिखा ही रहेगा। जिनको दिक्कत है वो अपना बाकायदा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के जोड़ लेंगे, इसे लाओ बता दें भैया, 0.052, और नीचे क्या हो जाएगा 373 डेसिमल 1.50। छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा ना कि जब डेसिमल नंबर को जोड़ते हैं तो डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो 2, 5 5 10 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 373 रह गया। तो आपका वैल्यू जो आ गया बॉइलिंग पॉइंट का वो आ गया 373.202 केल्विन। ठीक है, तो बस इन्हीं के साथ हम अपने इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। आपको कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं लगे हाथ, आप सब लोग ट्राई करिएगा जो जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्या क्या सुनिएगा। ग्राफ बनाइएगा, पहले बनाइएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। किसका किसका ग्राफ बनाएंगे, पी वर्सेस एक्स बी का ग्राफ। और अगर बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किसका ग्राफ बनाएंगे, तो हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो ग्राफ बनाना रहेगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। और वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जब बनाइएगा तो ये ग्राफ आपका बनना चाहिए फॉर प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का वेरिएशन बताओगे प्योर सॉल्वेंट के लिए भी, चाहो तो असिस्टेंट ले सकते हो गूगल वगैरह से, फॉर प्योर सॉल्वेंट, और क्या बना सकते हो फॉर सोल्यूशन। दोनों के लिए ट्राई करो, फ्यूचर में बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ बना लेना कम से कम। और हाँ हाँ हाँ, एक और, यूनिट ऑफ केबी, डायमेंशन ऑफ केबी, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डायमेंशन और यूनिट्स निकाल के दिखाना। ठीक है, चलो ठीक है, अगर ये तुमको आ गया अच्छे से तो फिर आगे मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आज, सच में अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने चैप्टर को ख़त्म करने में। ठीक है, बाय बाय।